हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का फोर्थ चैप्टर, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंध। पुस्तक हमारी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो भारत के संदर्भ में हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। एक शब्द आपको पता होगा, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर से मतलब है हमारा अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने वाला, स्वयं के द्वारा स्वयं की ज़रूरतें पूरी होनी। खुद की ज़रूरतें जो हैं वो हम अगर खुद कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर कहेंगे। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को इन ज़रूरतों को स्वयं के द्वारा पूर्ति नहीं की जा सकती, तो जिसकी वजह से एक देश को दूसरे देश के साथ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ संबंध बनाने पड़ते हैं। ये कि भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ये संबंध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जो हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेश संबंध। तो अगर हम एक देश की बात करें तो देश को भी अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। तो विश्व में भिन्न प्रकार के देश एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे देश के साथ भिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध बनाते हैं। तो जब किसी भी देश के दूसरे देश के साथ संबंध बनते हैं तो उस देश को एक विदेश नीति की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राष्ट्र जो है एक स्वतंत्र विदेश नीति चुनता है। तो अब हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में, विश्व सिनेरियो में उस टाइम क्या घटना घट रही थी। एक मिनट रुकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो उस समय भारत के सामने क्या परिस्थिति थी। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने समाजवाद, सोशलिज़म, इनके बारे में जाना था। समाजवाद या सोशलिज़म। अब ये क्या है? ये एक प्रकार की विचारधारा है जो रशिया के द्वारा अपनाई गई थी। रशिया में ये डेवलप हुई थी। इस विचारधारा के अनुसार पूरे विश्व में जिनसे जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, ज़रूरतें पूरी करने वाला यूनिट है संसाधन। संसाधन क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी किसी प्रकार की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, जिसे हम संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन है, इनके ऊपर अधिकार की बात है। तो इनके ऊपर अधिकार जो है वो सरकार का हो, सरकारी अधिकार होना चाहिए। और सरकार का अधिकार होगा तो जितने भी प्रकार के लोग हैं उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को उनका बेनिफिट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें उत्पादन कम होता है। तो ये समाजवाद की जो एक बेसिक आउटलाइन है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें पूंजीवाद, एक विचारधारा है पूंजीवाद। प्लेन पेज ले लेते हैं एक बार, रुकिए। एक विचारधारा है पूंजीवाद, या इसे हम कैपिटलिज्म कहेंगे। अब ये क्या विचारधारा है? इनके अनुसार जो रिसोर्स हैं, संसाधन है, संसाधन जो मैंने बताया था, जो
किसी प्रकार की ज़रूरत को पूरा करने की जो है में सक्षम है उसे हम संसाधन कहेंगे। इनके ऊपर अधिकार किनका होना चाहिए? ये मानते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, जो व्यक्ति काबिल है, काबिल व्यक्ति का, जिनके पास टैलेंट है, काबिल व्यक्ति का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। और वो व्यक्ति जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर सकता है। इस प्रकार की ये विचारधारा थी और ये विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अपनाई गई। अब पूरे विश्व भर में ये दो विचारधाराएं हैवी थी। एक थी समाजवाद और दूसरी थी पूंजीवाद। इसी ही टाइम एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या था? जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो पूरा विश्व लगभग इन दो खेमों में बंटा होता है। तो भारत इनमें से किसी भी प्रकार के गुट में या किसी भी प्रकार के खेमे में नहीं जाना चाहता था। भारत अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता था, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ऑरिजिनेट की गई, अपनाई गई। ये तो थी एक बात। दूसरी बात थी, अगर हम विश्व संदर्भ में ही बात करें तो अगर 1938-39 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, परमाणविक ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था हथियारों के तौर पर। तो जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। जापान के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों के ऊपर अमेरिका की ओर से बम बरसाए गए, परमाणु बम बरसाए गए, जिससे जो है उसका तांडव को देखते हुए विश्व स्तर पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था बनाएगी। इनका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति स्थापित करके रखना और भिन्न प्रकार के जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में मसले हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से उनके विवाद का निपटारा करना। तो इस प्रकार से ये विश्व स्तर पर एक घटना बनी है। ये इनका मेन उद्देश्य है कभी भी तीसरा विश्व युद्ध ना हो। किसी प्रकार का तनाव पैदा होता है विश्व के भिन्न देशों में, तो ये संस्था वहाँ पर उन तनाव को कम करने का काम करती है। अब पूरा विश्व जो है दो खेमों में बन चुका था तो एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। अगर इन दोनों खेमों में भारत भी किसी एक खेमे में चला जाता तो जाहिर सी बात है ये दोनों में से एक खेमा तो स्ट्रांग होता, एक पक्ष तो स्ट्रांग होता, और भारत को इन दोनों के साथ ही संबंध बनाने थे। यूएसए मतलब पूंजीवाद यूएसए, और समाजवाद मतलब रशिया। ये दोनों देशों के साथ भारत संबंध बनाना चाहता है, तो भारत ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसी नीति को हमने कहा गया गुट निरपेक्षता की नीति। और अगर भारत इसमें शामिल होगा तो उससे क्या होगा? एक पक्ष मजबूत हो जाएगा। और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी भिन्न प्रकार के गुटों में विश्व बट गया था, जिसकी वजह से ये युद्ध आरंभ हुए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं, इन दोनों बातों को हमने ध्यान में रख लिया। और तीसरी क्या चुनौती थी उसके ऊपर भी हम चलते हैं। तीसरी चुनौती थी हमारे सामने जो आंतरिक थी, जो भारत के अंदर की थी। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी, उत्पादन की कमी, ऐसी बहुत सारी शिक्षा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका भारत हल करना चाहता था। और वो हल तभी हो पाएगा जब भारत इस प्रकार के विश्व स्तरीय पंचड़े में ना पड़े।
तो इसीलिए भारत ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की और भिन्न प्रकार का उत्पादन जो हमने बढ़ाना था, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर था, कृषि कार्य को लेकर था, उद्योग धंधों को लेकर था, या अन्य प्रकार की सर्विसेज भारत ने जो अन्य प्रकार की सेवाएं भारत में विकसित होनी थी उनको लेकर था। तो भारत चाहता था, भारत जो है अभी विश्व स्तर के भिन्न प्रकार के मसलों में ना पड़कर भारत की आंतरिक जो मसले हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार की 3 बातें भारत के जहन में थी, तो जिनको ध्यान में रखते हुए भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश की। तो इस इंट्रोडक्शन में जो बातें मैंने सब बताई हैं वही इसमें नोट डाउन है, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के सामने जो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की समस्याएं थी, उन चुनौतियों से छुटकारा पाने की चर्चा की गई है और किस तरीके से भारत ने बीच का रास्ता अपनाते हुए इनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो भारत की जो विदेश नीति थी वो भिन्न प्रकार के देशों की प्रभुसत्ता, जो उनकी शासन नियंत्रण शक्ति थी अन्य देशों की, उनका सम्मान करने की थी और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने की थी। और इसी तरह के ही भिन्न प्रकार की बातें जो है भारत में की गई। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये टॉपिक लगभग हमारा पूरा हो चुका है। इनमें जो बातें हमने की थी लगभग वही बातें इसमें बता रखी हैं। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई या इस प्रकार की नीति के पीछे क्या इतिहास है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी प्रकार के आंदोलन जो भारत के आज़ादी के समय से पहले हो रहे थे, जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए थे, उस समय पूरी दुनिया उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इनकी नीति के विरोध में थी। जितने भी प्रकार के जो देश थे, इनमें अधिकतर देश एशिया और अफ्रीकी देश थे जो इन आंदोलनों के जरिए मुक्ति चाहते थे। तो भारत के कुछ नेता थे जो विश्वव्यापी इन संग्रामों में, विश्व के अन्य देशों में जाकर भी इस प्रकार की लड़ाइयों में या इस प्रकार के मुक्ति संग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी इनका इन्होंने गठन किया और जापान, अन्य देशों के साथ जाकर या इंडोनेशिया, इन देशों के साथ जो है इन्होंने स्वतंत्र रूप से कुछ विशेष प्रकार के विदेशी संबंध बनाए थे। इसके अलावा पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, पूंजीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर। पूंजीवादी लोग जो हैं और मार्क्सवादी जो लोग हैं, इनके बीच में भिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जो है जारी थे। इनके अलावा इनके बीच में भिन्न प्रकार के शीत युद्ध देखने को मिला। शीत युद्ध में देखिए आमने सामने कोई युद्ध या टैंक वगैरह लेकर, तलवारबाजी लेकर जो है युद्ध नहीं किए जाते। इनमें जो शीत युद्ध है ये होता क्या है, अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो मान लीजिए ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, ये पूंजीवादी है और ये मार्क्सवादी है। तो इन्होंने इतनी बड़ी मिसाइल बनाई, तो बी कंट्री जो है उससे को बड़ा दिखाने के लिए उससे बड़ी मिसाइल बनाएगी। इसी तरीके से अगर ए कंट्री ने कुछ अचीव किया तो बी कंट्री उससे बड़ा कुछ करने की कोशिश करती है, या बी कंट्री ने कुछ किया तो ए कंट्री उससे बड़ा करने की कोशिश करती है। और भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से परमाणु हथियार जो है वो बनने का जो सिलसिला भी शुरू हो गया। तो अब कौन से देश के पास अधिक परमाणु हथियार है, इस प्रकार की होड़ में ये लग गए। तो भारत इन प्रकार की व्यवस्थाओं से बाहर जाना चाहता था, इसलिए भारत ने एक स्वतंत्र जो है विदेश नीति अपनाई, जिसमें गुटनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेहरू की भूमिका की, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में या गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के द्वारा अपनाई गई, तो उसमें नेहरू की क्या भूमिका थी। देखिए नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने विदेश मंत्रालय को 1946 से लेकर 1964 तक जो है लगभग उन्होंने संभाल के रखा।
इन्हीं समय के दौरान उनकी विदेश नीति का जो है उन्होंने रचना की। तो उसमें 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कठिन संघर्ष से जो प्राप्त हमें जो प्रभु सत्ता है उसको हमें लगातार बनाए रखना है। जो इतनी मेहनत से हमें ये जो कंट्रोलिंग पावर भारत को मिली है तो उसे हमें स्वतंत्र रूप से बनाए रखना है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अखंडता है, क्षेत्र टूट ना जाए तो उनको हमने यूनाइट रखना है, उनको हमने इकट्ठा रखना है। तो क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो इस बात को भी इन्होंने अपनाने की कोशिश की। इसके अलावा तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास हमें करना है। तो इन तीनों उद्देश्यों को इन्होंने एक स्वतंत्र गुटनिरपेक्षता पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग भारत में इस नीति के विरोध में भी थे और अधिकतर लोग जो है अमेरिका की तरफ पक्ष की ओर झुकाव रखने वाले थे। तो लेकिन फिर भी नेहरू ने इस विदेश नीति को अपनाकर ने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निर्णायक भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पर दोनों खेमों से दूरी हम क्यों बना रहे थे या उनके पीछे क्या कारण थे, इन बातों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये शीत युद्ध हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध के जो उनसे की वजह से उपजा जो तनाव है उनमें कई प्रकार की दिक्कतें थी, जिसकी वजह से भारत इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हो पाया या नहीं हुआ। भारत जो है इस प्रकार के जो सैनिक संबंध थे, जो चाहे अमेरिका के साथ है चाहे सोवियत संघ के साथ है, इन प्रकार के सैन्य गठबंधनों से हमेशा ही दूरी बना के रखी है। अब तो सैन्य संबंध में एक नाटो है, ये ट्रीटी है, उत्तरी अटलांटिक संगठन, और ये अमेरिका की ओर से अपनाई गई है। अमेरिका और अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा के साथ जो सहमत देश हैं, अगर उन देशों के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो वो हमला सीधा अमेरिका के ऊपर माना जाएगा और अमेरिका उस देश की रक्षा के लिए अपने जो उनके सैनिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल उस देश के ऊपर कर सकता है। और इसी तरह ही सोवियत संघ ने इसके अपोज में वार्सा पैक्ट संधि की। जो सोवियत संघ या समाजवादी जो विचारधारा से संबंध रखने वाले देश थे उनकी जो सुरक्षा को लेकर था, सेम ही इसी प्रकार का कुछ प्रावधान इस संगठन में था। अगर कोई भी देश जो इस संगठन में शामिल है तो उस देश के ऊपर हमला करता है तो वो सीधा रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इस तरीके से भारत इस प्रकार की स्थिति में, इस प्रकार की असमंजस भरी स्थिति में फंस चुका था और भारत ने इस कठिन असंतुलन की व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश की और कभी कभी ये संतुलन नहीं भी स्थापित हो पाया। अब देखिए कैसे की, जैसे इसमें 2 घटनाएं बता रखी है। जब 1956 में ब्रिटेन की ओर से स्वेज नहर जो मिस्र में थी, तो स्वेज नहर के ऊपर ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय भारत ने विश्वव्यापी इस घटना का पूरी तरह से विरोध किया और इसी तरह ही जब सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर आक्रमण किया तो भारत ने किसी प्रकार की इसकी सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो इस तरीके से इनके बीच में संतुलन पूरी तरह से भी भारत कायम नहीं कर पाया। इसी तरह ही जब भारत विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा हुआ था, तभी पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, जो भारत से ही निकला है, वो अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाता है, नाटो में शामिल हो जाता है। और 1950 में भारत और अमेरिकी संबंधों में इसी वजह से खटास पैदा होगी और अमेरिका जो है सोवियत संघ और भारत की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर नाराज़ थे। इस प्रकार के विश्व स्तर पर ये इस प्रकार का सिनेरियो बनना शुरू हो गया। भारत का झुकाव धीरे धीरे सोवियत संघ की ओर हो गया
और पाकिस्तान का झुकाव धीरे धीरे अमेरिका की तरफ हो गया। इसी तरीके से पिछले लेक्चर में, पिछले जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा था भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी, तो जिसके चलते भारत जो है संसाधन पर आधारित संसाधनों को भारत में ही विकसित करने की कोशिश करने लगा। तो भारत की लगभग अपनी खपत जो है लगभग पूरी करने लगा, जिसकी वजह से और बहुत ही कम मात्रा में भारत निर्यात तो कर रहा था, लेकिन इसके चलते ज़्यादातर जो है भारत को आर्थिक लेन देन की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तो इस वजह से भी भारत ने इस प्रकार की नीति को, इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाया। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है अफ्रो एशियाई एकता। यहाँ पर हम एशिया और अफ्रीका की एकता की हम बात करने वाले हैं, जिसे अफ्रो एशियाई एकता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है, अब भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व स्तर के भिन्न प्रकार के मामलों को पहचानते हुए एक नए प्रकार की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की, जिसमें अफ्रीकी और एशियाई देशों में एकता स्थापित हो सके, क्योंकि इसी समय जो है बहुत सारे देश नए नए स्वतंत्र हुए थे और जिनके निर्माण में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि भारत भी आज़ाद रह चुका था और ये भी देश आज़ाद रह चुके थे। तो इनके साथ जो है भारत एक विशेष प्रकार के संबंध स्थापित करना चाहता था। तो इसी के चलते नेहरू की अगुवाई में ही 1947 में एक एशियाई सम्मेलन जो है वो उनका आयोजन होता है, जिसमें अभी भारत की आज़ादी को लेकर 5 महीने अभी पड़े थे। तो तभी मार्च में ही एक इस प्रकार का सम्मेलन होता है और भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी काफ़ी भयंकर प्रयास किया था और वो भारत चाहता था इंडोनेशिया डच जो शासक है, औपनिवेशिक शासक है, उनसे शीघ्र आज़ाद हो जाए। और इस प्रकार से अन्य देशों की आज़ादी के लिए भी भारत ने काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत जो है पूरी तरह से नस्लवाद विश्व स्तर पर इन देशों में जो भिन्न प्रकार की औपनिवेशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भिन्न प्रकार की जो मसले थे पूरी दुनिया भर में, जैसे कि नस्लवाद है या रंग भेदी विरोधी नीतियां हैं, इनके ऊपर जो है भारत ने खूब जो है विरोध किया। उनके साथ जो है इस प्रकार की नीतियों का जो है विरोध भारत ने हमेशा ही किया है। इंडोनेशिया में का एक शहर है बाडुंग। इस शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में होता है और ये सम्मेलन एशियाई और अफ्रीकी जो नए देश हैं उनकी आज़ादी को लेकर हुआ था, जिसमें जो है पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है नींव पड़ी। इसमें जो है एक अलग पॉलिसी या गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने विश्व की इन देशों के सामने रखा और इस तरीके से गुटनिरपेक्षता के आंदोलन जो है इस बाडुंग सम्मेलन में आरंभ होता है और ये 1955 में हुआ था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। और गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और इसमें नेहरू की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम चीन के साथ शांति और संघर्ष इस टॉपिक को आगे दोबारा से शुरू करेंगे नए सिरे से नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।